वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का डॉक्टर राजपाल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण इस सेंस में कि कोरोना का कहर कब तक, इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने की कोशिश की गई है। और सोशल मीडिया के दौर में कोरोना को लेकर आए क्षण कोई न कोई खबर हमें किसी न किसी वीडियो या किसी न किसी मैसेज के माध्यम से मिलती रहती है। और इन सभी जिनमें से अधिकांश आधारहीन हैं, उनका कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है। बट लिहाजा वैश्विक महामारी का दौर है, उदासीनता का दौर है, डर का दौर है। हमें इनके द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा माइंड रिसीव करता है और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करता है, जिस वजह से हम पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और डेस्परेट महसूस करते हैं। इन सब के चलते आज द हिंदू के अंदर एक समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसके अंदर WHO की टॉप साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने अपने कुछ विचार रखे हैं। एक ऑनलाइन इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू के एक्सर्प्ट्स के बेसिस पर, उसके अंशों के आधार पर यह वीडियो तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते हैं कि कोरोना का कहर कब तक और इस दरमियान हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, किस प्रकार की सिचुएशन है और आने वाले टाइम में कितने समय में हम कोरोना पर विजय हासिल कर पाएंगे, कितने समय में हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे या एलिमिनेट कर पाएंगे, कैसी स्थिति रहेगी, कौन सी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, WHO का उन मेडिसिन को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, इन सभी और कोरोना के डिफरेंट जो वर्जन्स, जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, उन सबको हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, हमारे लिए कितना जानना महत्वपूर्ण है, कौन सी बात को कितना जानना महत्वपूर्ण है, इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में सौम्या स्वामीनाथन के जो व्यूज हैं उनके बेसिस पर जो बातें हैं उसके आधार पर आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। लिहाजा हम आज इस वैश्विक महामारी की टॉपिक पर ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो मेरे वक्तव्य का जो अधिकांश हिस्सा है वो हिंदी भाषा में ही रहेगा और हम इस न्यूज़ आर्टिकल को, इस न्यूज़ आइटम को, जैसा कि और दूसरे न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं उसी पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। लाइन टू लाइन इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और सबसे पहले एज पर द रेगुलर पैटर्न ऑफ टेक I would like to share with you the vocabulary portion of this news item. It takes a little longer while operating or while recording, so I hope you would understand the time taken. The first word is ramp up. So ramp up का मतलब होता है किसी चीज को बहुतायत में बढ़ा देना, increase the level or amount of something sharply. They ramped up production to meet booming demands. For instance, in the immediate context, we need to ramp up the production of vaccine in order to save the lives. Transmissible, that is able to transmit, that is able to be passed on from one person or organism to another. The virus mutated into a form that was transmissible between humans. Reliable, trustworthy, that can be trusted to do something well, that you can rely on. Dependable, maelstrom, a situation full of strong emotions, of confusion or confusing events that is hard to control and makes you feel frightened. That's maelstrom. Simmer, to be filled with strong feeling, especially anger, which you have difficulty controlling. Seethe. Continuing with the vocabulary.
lineage, the series of families that somebody comes from originally, ancestry. Sublineage, the subordinate part of the lineage. Mutation is process in which the genetic material of a person, a plant or an animal changes in structure when it is passed on to children, etc., causing different physical characteristics to develop. A change of this kind. म्यूटेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी प्लांट या किसी एनिमल के जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो पासिंग ऑन थ्रू द जनरेशंस चेंज होते हैं. दीज आर नोन एज म्यूटेशंस. फॉर एग्जांपल वी से दैट कोरोना वायरस इज म्यूटेटिंग. सो मेरे को इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद वो किसी को ट्रांसमिट हुआ, तो मेरे को जो इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम पे जो वायरस की स्ट्रक्चर थी, उसका जेनेटिक मटेरियल था, वो जैसे ही दूसरे व्यक्ति में पास ऑन होता है तो बदल जाता है. दैट इज म्यूटेशन. स्टीरियोइड, अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द बॉडी. बॉडी के अंदर नेचुरली एक जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो कि काफी डिजीजेस से डील करने में, उनको काउंटर करने में मदद करता है, वो स्टीरियोइड होता है. और आजकल आर्टिफिशियल स्टीरियोइड्स को भी इलीगली लोग अपनी पर्टिकुलरली स्पोर्ट्समैन दे यूज इट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. मोर्टेलिटी, द नंबर ऑफ डेथ्स in a particular situation or period of time. Anecdote, a personal account of event, a short, interesting or funny story about real person or event. And as repeatedly I say that if we want to improve our English सीखने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम केवल अपनी वोकैबुलरी पर ही काम करें. कुछ वर्ड कॉम्बिनेशंस और फ्रेजेस और कुछ पर्टिकुलर यूसेस ऑफ वर्ड्स पे हमें एक विजिलेंट आई बना के रखनी होती है, और उन सभी एक्सप्रेशंस को हमें एक्टिवली रीड करना होता है, और उन बाद में उन पढ़े हुए शब्दों को अपनी राइटिंग में जब हम लिखते हैं तो उनको प्रैक्टिस करना होगा. क्लिनिकल प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, एनेक्डोटल एविडेंस, एलिमिनेशन और कंट्रोल, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ऑफ वैक्सीन्स to have more bad effects than good. So that's the vocabulary portion. और इसके बाद में हम दो हिस्सों में उस जो मैंने आपको बताया कि द हिंदू का जो समाचार है उसको लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, जिसके अंदर WHO की टॉप साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने अपने विचार रखे हैं और बताया गया है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस की स्थिति विश्व भर में बनी हुई है और आने वाले समय में कितने टाइम तक ये स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी, कब तक कोरोना पर काबू पाया जाएगा, किस प्रकार से हम सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और किस प्रकार से हमें कोरोना के खिलाफ इस वैश्विक महामारी में अपने आप को बचाना है. So here I share with you the first part of the news. मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी का इश्यू आपको ना रहे. COVID-19 response over next 16 to 18 months critical. Top WHO scientist warns of more waves. अगले 6 से 18 महीने, करीब 1.5 साल COVID-19 response over next 16-18 months critical. अगले 6 से 18 महीने तक COVID-19 का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा क्रिटिकल है. और अगर हम टॉप WHO साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की प्रेडिक्शन को बिलीव करें तो उनका मानना है कि आने वाले समय में और वेव्स भी आएंगी, कोरोना की दूसरी लहरें भी आएंगी. Predicting that the COVID-19 pandemic
प्रिडिक्टिंग दैट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है गैस करना, टू एंटिसिपेट. So anticipating that the COVID-19 pandemic is likely to have subsequent waves as well, Dr. Soumya Swaminathan, chief scientist at the World Health Organization, who has been maintaining a keen eye on the developments in India, says the efforts put in the next 16 to 18 months will be most critical in battling the pandemic. डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का मानना है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट हैं, मुख्य साइंटिस्ट हैं. उनका मानना है कि आने वाले समय में कोविड-19 की और दूसरी वेव्स हैं वो आएंगी, और अगले 6 से 18 महीने तक जो एफर्ट्स किए जाएंगे वो बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे इस वैश्विक महामारी से लड़ने में. A lot depends also on the evolution of the virus itself. और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरस भी किस प्रकार से, कोरोना वायरस अपने आप में किस प्रकार से इवोल्व होता है, इस चीज पर भी, इस तथ्य पर भी बहुत सारा कुछ निर्भर करेगा. The ability of vaccines to keep up with variants, और उसके बाद में जो वैक्सीन है उसकी अलग अलग वेरिएंट्स के साथ में किस प्रकार से वो कितना प्रभावकारी रहेंगी वैक्सीन्स, ये भी महत्वपूर्ण है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ऑफ वैक्सीन्स. और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, पहला महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना वायरस किस प्रकार से इवोल्व होता है, इसका ये खुद अपने आप में किस तरीके से विकसित होता है. दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि जो इसके नए नए वेरिएंट्स हैं उनको कंट्रोल करने में वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है. वैक्सीन का मतलब सारी वैक्सीन, अलग अलग जो ब्रांड्स की वैक्सीन आ रही हैं, तो वैक्सीन कितनी प्रभावशाली हैं वेरिएंट्स को लेकर. और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ड्यूरेशन है वैक्सीन का वो कितना रहता है. आपने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद में वो वैक्सीन कितने लंबे टाइम तक आपको प्रोटेक्टिव रखता है, ये महत्वपूर्ण है. अ लॉट ऑफ दिस इज चेंजिंग, और ये सभी चीजें जो है वो बार बार बदल रही हैं. सी सेज, सो नथिंग इज फिक्स, लाइक द कोरोना वायरस इज म्यूटेटिंग, सो वैक्सीन प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी period is also mutating, person to person it differs, so everything is changing. We know that there will be definitely an end to the acute phase of the pandemic when we have vaccinated about 30% of world's population. और उनका मानना है कि जब वो विश्व की 30% आबादी को, 30% आबादी को, विश्व की 30% आबादी को जब वैक्सीन लग जाएगा, तो जो कोरोना का जो एक्यूट फेज है, जो सबसे भयावह दौर है, वो खत्म हो जाएगा, which is what we would like to see by the end of 2021. And WHO, World Health Organization, is trying its level the best to vaccinate 30% of population of the world by the end of 2021. 2021 के अंत से पहले WHO की ऐसी मुहिम है कि वो विश्व की लगभग 30% आबादी को वैक्सीनेट कर ले, ताकि इसका जो एक्यूट फेज है, इसका भयावह जो फेज है, वो कंट्रोल में आ जाए. देन वी कैन स्टार्ट. तो एक जवाब तो ये मिला कि 2021 के अंत तक कोरोना का जो एक्यूट फेज है, जो भयावह रूप है, वो कंट्रोल में आएगा 2021 के एंड तक. देन वी कैन स्टार्ट सीइंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द डेथ्स. और जब 30% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा, एक बहुत ही व्यापक तौर पर गिरावट आएगी कोरोना की, जो कोरोना वायरस के चलते जो मौत हो रही हैं, जो डेथ्स हैं, उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलेगा. दिस इज बीइंग बिलीव्ड बाय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन. देन 2022 कैन बी अबाउट रैंपिंग अप वैक्सीन. और 2022 के अंदर फिर वैक्सीन को बढ़ावा देने का काम रहेगा. मेकिंग क्लैरिफिकेशंस ऑन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, डॉक्टर सौम्या said it was important for the people to understand that the wrong drug given at the wrong time could actually have more bad effects than good.
प्रोटोकॉल्स के बारे में क्लैरिफिकेशन देते हुए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि गलत समय पर गलत दवा जो दी जाती है उसके पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, अच्छे से ज़्यादा उसके दुष्परिणाम ज़्यादा होते हैं। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं कि अगर आपको खांसी है, जुकाम है, विदाउट टेस्टिंग वो सब मेडिसिन लोग ले रहे हैं, तो वो कितनी प्रभावशाली हैं। और उनमें से तो एक पर्टिकुलर 3-4 मेडिसिन का तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। 3-4 मेडिसिन के बारे में तो ऐसा बताया गया कि ये तो आप अपने पास रखिए और जैसे आपको कोई सिम्टम आता है आप ये ले लीजिए। तो WHO उन मेडिसिन के बारे में क्या कहता है, पर्टिकुलरली मेडिसिन का जो जिक्र किया गया है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन है और आपका आइवरमेक्टिन है, इन सभी मेडिसिन के बारे में WHO क्या कहता है वो सभी हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। Many of the drugs commonly used now have not been shown to have any effect। और बहुत सारी मेडिसिन जो मुख्य रूप पर प्रिस्क्राइब की जाती हैं और लोग जिनको ले रहे हैं उनका अब तक कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। Nations can customize the WHO protocols for their local contexts। So Dr. Soumya also believes कि अलग-अलग देश अपनी देश काल परिस्थिति के अनुरूप WHO प्रोटोकॉल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। सी एडवाइजेस। And now we take the portion of this news item wherein we would be reading the excerpts of his interview, that was the online interview, and in which she has mentioned that Indian vaccines are very effective. Let me zoom it so that you have a better visibility. But prior to that, let me share the same with you on your screen. Yes, here we go. What interview? Soumya Swaminathan. So these are the excerpts of the interview, which are the baselines for this video, and that's why मैंने कहा कि ये जो वीडियो है कोरोना वायरस को लेकर कि कब तक कोरोना का कहर चलेगा, किस प्रकार से स्थिति है और किस प्रकार से आगे होने वाली है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूज के आधार पर है और इसलिए विश्वसनीय है। What we know so far is that variant B1617 is definitely more transmissible। अब तक जो जाना गया है वो ये है कि जो इसका न्यू वेरिएंट है कोरोना वायरस का B1617 जो कि इंडिया में पाया गया है वो ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, और अब ये वेरिएंट विश्व के 50 देशों में पाया जा चुका है। इससे पहले जो वेरिएंट था कोरोना का जो यूके में था, जो B117 था, उससे भी ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, उससे भी ज्यादा गति से ये फैलता है। As per our current knowledge, vaccines that are available in India are still highly effective against the new strain, says WHO chief scientist। अब तक की जो नॉलेज है उसके आधार पर जो भारत के अंदर वैक्सीन अवेलेबल हैं वो इस न्यू स्ट्रेन के खिलाफ काफी प्रभावशाली हैं और हाईली इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली हैं। और ये किसका मानना है? WHO चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का ये मानना है। And now we zoom it. Among the key voices of the World Health Organization (WHO), Soumya Swaminathan, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो की वॉइसेस हैं, जो की वॉइसेस हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनमें से सौम्या स्वामीनाथन विद हर क्लैरिटी ऑफ थॉट, शी हैज क्लैरिटी ऑफ थॉट, विचारों में क्लैरिटी है, आर्टिकुलेशन है, एंड डीप अवेयरनेस ऑफ द इंडियन कॉन्टेक्स्ट,
और भारतीय संदर्भ में, भारत के संदर्भ में इनकी बड़ी डीप अवेयरनेस है, इनकी जागरूकता बड़ी गहरी है। has emerged as a reliable voice amid the COVID-19 pandemic maelstrom. COVID-19 वैश्विक महामारी के दौर में इसलिए सौम्या स्वामीनाथन की अवेयरनेस की वजह से, डीप अवेयरनेस की वजह से और आर्टिकुलेशन की वजह से वो एक रिलायबल वॉइस हैं। उनकी बात को विश्वास किया जा सकता है। इन एन ऑनलाइन इंटरव्यू she provides detailed response to a range of topics that are simmering. अब जो टॉपिक्स निकल कर आ रहे हैं, जो the topics which are cooking now, उनकी पूरी वैरायटी पर, उनकी पूरी रेंज पर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन has given detailed answers, detailed analysis उन्होंने अपना दिया है। Investments in healthcare are crucial. एक बात इनकी ये मानना है कि हेल्थ केयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा क्रूशियल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। She says because it is now clear that there is nothing without health. क्योंकि अब समझ में आ गया है कि बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं है। And without sufficient physical and mental well-being, it would be impossible to take the path to recovery. और बिना मानसिक और शारीरिक स्वच्छता के रिकवरी के रास्ते पर चलना लगभग असंभव है। एडिटेड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द इंटरव्यू, और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का जो ऑनलाइन इंटरव्यू था उसके एडिटेड एक्सर्प्ट्स इस प्रकार हैं। देयर सीम टू बी साइंस दैट द वेरिएंट B1617 that was first described in India is highly transmissible, but is there data to show that it is more virulent and resistant? ऐसा दिखता है कि कोरोना का जो B161 वेरिएंट है, जिसको सबसे पहले भारत में डिस्क्राइब किया गया था, वो बहुत ज्यादा फैलता है, दैट इज हाईली ट्रांसमिसेबल। बट इज देयर डेटा टू शो, क्या कोई ऐसा आंकड़ा भी है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि ये वायरस ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा वायलेंट है, ज्यादा खतरनाक है और रेजिस्टेंट है? यस, आई थिंक what we know so far is B161 is definitely more transmissible, even 1.5 to 2 times more than the original strain. कोरोना का जो ओरिजिनल स्ट्रेन था उससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा जो B161 वेरिएंट है, जिसको भारत में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, वो वेरिएंट, कोरोना का ये वेरिएंट ओरिजिनल वेरिएंट से 1.5 से 2 गुना ज्यादा गति से फैलता है। In fact, it is even more transmissible than the B117 which was identified in the UK. यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो कोरोना का वेरिएंट था B117, उससे भी ज्यादा ये ट्रांसमिसेबल है, उससे भी ज्यादा तेज गति से ये फैलता है, and which had at one point become the predominant strain in India, but it's now being replaced by the B1617. और ये जो B117 जो यूके वेरिएंट था, जो एक टाइम में भारत में बहुत पर्याप्त मात्रा में फैल गया था, अब उसको भी रिप्लेस कर लिया है B1617 में। तो जो सबसे तेज गति से फैलने वाला स्ट्रेन है वो अब B1617 है और अभी भारत में यही फैला हुआ है। So far, the WHO has 4 variants of concern. WHO के 4 variants of concern हैं, उनकी चिंताएं इस प्रकार हैं। The latest being the B1617, now found in about 50 countries worldwide. ये B161 जो वेरिएंट है ये अब करीब 50 देशों में पाया जा रहा है। Now there are sub lineages that have been described, और इसकी फैमिली के जो दूसरे वेरिएंट्स हैं वो भी अब डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। Now corona is converting into a big family with so many variants. एक पूरा परिवार, एक विस्तृत परिवार के रूप में कोरोना अपनी पैठ जमाए हुए है और अपना कहर बरपा रहा है। The B161 itself has been divided into different strains. Each of them has a slightly different set of mutations. और इन सभी के जो म्यूटेशंस हैं
इनकी प्रोसेस जो जैसा मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि जैसे ये ट्रांसमिट होते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव आते हैं वो भी स्लाइटली डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, विद स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। वी आर लुकिंग for more results coming through at the moment. I haven't seen any data that say it causes more severe diseases. There is more preliminary data that it is a reduction in vaccine neutralizing antibody activity. Now that's a lab study. Now we don't have is data from the real world as to whether there is a higher chance of getting infected or getting seriously ill with the new variant after vaccination with either Covishield or Covaxin. तो इन सभी चीजों को लेकर कि कोवैक्सीन कोविड ये सब लगने के बाद, कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगने के बाद भी क्या इससे सीरियस इलनेसेस होती हैं, क्या इन्फेक्शन सीरियस होता है, इसको लेकर अभी कोई डेटा नहीं है। और एनी अदर वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन के लगने के बाद भी अगर आपको B1617 वेरिएंट का के वायरस का इन्फेक्शन है तो उसमें क्या स्थिति होगी, उसको लेकर भी अभी कोई डेटा नहीं है। There is really an urgent need for us to do more comprehensive research studies, और उसके साथ साथ में हमें जरूरत है कि और एक विस्तृत, एक व्यापक शोध हम इस पे करें, which go hand in hand with सीक्वेंसिंग, जो सीक्वेंसिंग के साथ साथ शोध भी चलता रहे, क्योंकि द सीक्वेंसिंग अलोन इज नॉट गोइंग टू गिव अस इंफॉर्मेशन वी वांट। WHO को जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पेंडेमिक को डील करने के लिए वो केवल सीक्वेंसिंग से नहीं आएगी कि एक ये वेरिएंट आया B117 आया, B1617 आया, ये सीक्वेंसिंग से काम नहीं चलेगा। इससे ज्यादा व्यापक संशोधन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। We need the data on the clinical profile of patients. कोरोना का जो म्यूटेशन है उसके साथ साथ पेशेंट्स की प्रोफाइल को भी रिसर्च में इंक्लूड करना पड़ेगा कि किस प्रकार के पेशेंट को, एक पेशेंट की जो प्रोफाइल है, कौन कौन सी उसको डिजीज है, क्या उसका एज ग्रुप है, उन सबको भी अपने रिसर्च का आधार हमें बनाना होगा। Epidemiology and transmission. We need data on people who received the vaccine and have been followed up for a period of time to take at breakthrough, to look at breakthrough infection and what the rate and pattern of breaking through infection is. ये भी देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगी उसके बाद भी क्या उसको इन्फेक्शन हुआ, कितने लोगों को हुआ, कैसा इन्फेक्शन हुआ, बहुत सीरियस हुआ कि माइल्ड हुआ, ये सब भी उनको रिसर्च में इंक्लूड करना पड़ेगा। We expect breakthrough infections, so it's not a surprise, but we need to see that the rate at which they are occurring, किस गति पर ये सब घटित हो रहा है, ये देखने की जरूरत है। सरप्राइजिंग नहीं है, आपने वैक्सीन लिया उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो गया, इट्स नॉट सरप्राइजिंग, बिकॉज देयर इज नो वैक्सीन about which we can be assured that it gives us 100% protection, और ना ही कोई क्लेम कर रहा है। तो जो 100% प्रोटेक्शन क्लेम कोई भी वैक्सीन नहीं कर रही है, कोई भी मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन नहीं कर रहा है, so how can we believe that if we are vaccinated we would be 100% protected, and whether people are really getting ill or getting mild infection after vaccination, कि क्या वास्तव में वैक्सीनेशन के बाद में लोग सीरियसली बीमार हो रहे हैं या माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। सो दैट्स रियली गोइंग टू गिव अस द इंफॉर्मेशन वी नीड अबाउट दिस वेरिएंट एंड विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्लान अहेड। और WHO के लिए आगे की चीजों को प्लान करने के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है। We expect breakthrough infection, but we need to see the rate at which they are occurring. As far as people are concerned, does it make any difference? जहां तक लोगों की बात है, क्या ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसको B117 हुआ है या B1617 हुआ है, या क्या
उसकी पेशेंट्स की प्रोफाइल क्या है, कोरोना का म्यूटेशन का स्पीड क्या है, क्या उसकी सीक्वेंसिंग है, क्या ये सब जानना जरूरी है. आई थिंक फॉर द पब्लिक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट इट डज नॉट रियली मैटर व्हाट वेरिएंट इट इज. पब्लिक के लिए जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा वेरिएंट है. पब्लिक के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो सिमिलर है, और वो क्या है, द वेरिएंट ऑफ द वायरस इज स्टिल द सेम, इज द सेम वायरस. वायरस सेम है, उसका वेरिएंट चाहे जो भी है जिससे आप इन्फेक्टेड हुए हैं, द ओरिजिनल वायरस इज द सेम एंड इट्स स्टिल बिहेविंग इन द सेम वे एंड हैविंग द सेम इफेक्ट्स ऑन पीपल. लोगों पर इसके प्रभाव भी सेम है, वायरस ओरिजिनली सेम है. A particular variant may be more transmissible, which is what we are seeing in India today. जैसा कि भारत के अंदर दिख भी रहा है कि कोई पर्टिकुलर वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसेबल हो सकता है, ज्यादा फैल सकता है, दैट इट सेपरेट्स मच मोर इजीली, आसानी से भी फैलता है, बट यू हैव टू गिव इट टू द अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड. लेकिन आसानी से फैल रहा है, तेज गति से फैल रहा है, फैल तो तभी रहा है जब इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पर जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से भी है. सो I think people should remember that they have to do the same things. इसलिए डॉक्टर सोम्या स्वामीनाथन का मानना है कि लोगों को याद रखना चाहिए कि उनको एक जैसी चीज ही करनी है. They have to wear a mask, मास्क पहनना है, avoid crowds, भीड़ को अवॉइड करना है, प्रेफरेबली अवॉइडिंग मीटिंग पीपल इन इंडोर सेटिंग विद पुअर वेंटिलेशन. एक इंडोर सेटिंग जहाँ पे वेंटिलेशन बहुत कम है, ऐसे लोगों पर, ऐसी जगहों पर मिलना अवॉइड करें. मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस एज फार एज पॉसिबल, और जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें. सो द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द पर्सनल प्रोटेक्शन हैव नॉट changed at all. This is important for us to know. हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि भले ही कोरोना म्यूटेट कर रहा है, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस वो सेम है ओरिजिनली, द वायरस इज सेम, और उसके प्रति हमारा जो बिहेवियर है वो भी सेम है. हमें मास्क पहनना है, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, और क्राउड्स की मीटिंग्स को अवॉइड करना है, पुअर वेंटिलेशन इंडोर मीटिंग्स को अवॉइड करना है. हमारा जो प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक हेल्थ और पर्सनल प्रोटेक्शन के, वो सेम है, वो नहीं बदले हैं. दे आर द सेम, वो सेम है, वो एक जैसे ही हैं. सो इट रियली डजंट मैटर वेदर इट इज वन वेरिएंट और अनदर. इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि पहला वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है. We need to do the same thing, especially when community transmission is happening at such a high rate. और विशेष प्रकार से जिस गति पर इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, ये हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ और पर्सनल प्रोटेक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें. So the message is to go ahead and get vaccinated. This is the question. तो क्या फिर रास्ता आगे यही है कि हम जाएं और जाके वैक्सीन लगवाएं? Absolutely, बिल्कुल सही. As per our current knowledge, the vaccines that are available in India are still highly effective against the new strain. डॉक्टर सोम्या स्वामीनाथन का मानना है कि भारत में जो वैक्सीन उपलब्ध हैं वो प्रभावशाली हैं. Of course, everybody knows somebody who had 2 doses of the vaccine and was infected. लगभग सभी को पता है कि किसी व्यक्ति ने दोनों डोजेस, 2 की 2 खुराक वैक्सीन की ले ली और उसके बाद भी उसको इन्फेक्शन हुआ, मे बी इवन हॉस्पिटलाइज्ड. और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने वैक्सीन लिया हो और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ हो, उसको अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा हो. देयर इज नो डाउट दैट सच केसेस विल अकर. और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इस प्रकार की बातें भी होंगी. There should be no doubt that such cases will occur because none of the vaccines offers 100% protection. कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं है जो 100% प्रोटेक्शन अश्योर करता हो, ऑफर करता हो.
but the vast majority of the people who receive 2 doses will be protected against severe diseases that leads to admission to the ICU. लेकिन अगर आपने 2 वैक्सीन ले ली हैं तो ये आपको दोनों डोज वैक्सीन की ले ली हैं तो ये आपको आईसीयू में जाने से बचाएगा, सीरियस डिजीजेस से आपको बचाएगा. That is why we need the data at the population level, and anecdotal evidence is not good enough for us to say that vaccines are not working at this point. इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके सामने. एक साइड में है एनेक्डोटल एविडेंस, एक तरफ है एनेक्डोटल एविडेंस कि इधर उधर कहीं आपने सुना कि फला व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बावजूद भी बीमार हो गया और हॉस्पिटल में दाखिल हो गया. दीज आर एनेक्डोटल एविडेंसेस. So not good enough for to say that vaccines are not working at this point. इस प्रकार के एनेक्डोटल पर्सनल जो आपने ऐसे वाकयात देखे हैं उनके आधार पर ये कहना कि फिलहाल वैक्सीन्स काम नहीं कर रही हैं, वो सही नहीं है, वो पर्याप्त सही नहीं है. We firmly believe that vaccines are providing good amount of protection to people. डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का मानना है कि वैक्सीन्स लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही हैं. अगला क्वेश्चन है, यू हैव मेंशन्ड फ्यूचर वेव्स. आपने बताया कि भविष्य में और लहर भी आएंगी कोरोना की. इज इट पॉसिबल टू हैव अ प्रेडिक्शन अबाउट हाउ लॉन्ग कोविड-19 इज गोइंग टू लास्ट? क्या ये संभव है कि हम ये अनुमान लगा पाए कि कोविड-19 कब तक चलेगा? We are at the stage of the pandemic where it is still a very acute and difficult phase. हम वैश्विक महामारी के ऐसे दौर में हैं जहां पर हालात बड़े मुश्किल हैं, वायरस का इन्फेक्शन बड़ा acute है. We have to focus on how we get through the next 6 to 18 months. हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि अगले 6 से 18 महीने हम कैसे आगे बढ़ते हैं, which could be the most difficult, क्योंकि अगले 6 से 18 महीने बहुत मुश्किल हैं. And then talk about the long term plan on, और उसके बाद फिर हमें इस बात पर प्लान करना होगा, इस बात पर योजना बनानी होगी, whether it's going to be elimination or control, कि क्या कोरोना पर पूर्ण रूप से हम इसको खत्म कर पाएंगे, जैसा कि पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो पे कंट्रोल किया गया, स्मॉल पॉक्स पे किया गया और दूसरी जो महामारियां थी उन पे किया गया. तो क्या इसी प्रकार से हम कोरोना पर पूरी तरह से विजय हासिल करेंगे या इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? इस बात पर आगे जाके फिर प्लान करना पड़ेगा. 6 से 18 महीने में देखना होगा कि पैंडेमिक किस तरीके से बढ़ता है. A lot depends also on the evolution of the virus itself, the ability of vaccines to keep up with variants. अलग अलग वेरिएंट्स के साथ में वैक्सीन्स की क्या उनकी क्या क्षमता और क्या उनका सामर्थ्य है, इस पर निर्भर करेगा. इस पर भी निर्भर करेगा कि वायरस अपने आप में किस प्रकार से इवोल्व होता है. एंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी पीरियड, इम्यूनिटी ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन का जो इम्यूनिटी पीरियड है वो कितना है, इस बात पर निर्भर करेगा. और पहले भी जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था उसके अंदर ये सारी बातें की गई थी कि 2021 के अंत तक सौम्या स्वामीनाथन को लगता है कि वो विश्व की 30% आबादी को वैक्सीन लगा पाएंगे और 2022 में वैक्सीन को रैंप अप करके उसको बढ़ाकर 60 से 80% आबादी, जो विश्व की 60 से 80% आबादी है, उसको वैक्सीनेट कर लिया जाएगा. With so many variations in treatment protocols, what is the right path for governments to take? With so many variations in the treatment protocols के अंदर इतनी ज्यादा तब्दीलियां हैं और उन तब्दीलियों के बीच
सरकारों के लिए कौन सा सबसे सही रास्ता है कि एक सबसे सही रास्ते हैं जो कि सरकारें अपना सकती हैं. So what the government should do? At the WHO, we have living guidelines. Dr. Soumya Swaminathan, she opines that we have living guidelines at the WHO, which are evidence-based. WHO की जो guidelines हैं, वो तथ्य पर आधारित हैं, anecdotal evidence पर आधारित नहीं हैं, वो research पर आधारित हैं, वो रूमर्स पर आधारित नहीं है, वो फैक्ट्स पर आधारित हैं. एंड दे आर अपडेटेड रेगुलरली व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द अवेलेबल एविडेंस. और जो अवेलेबल एविडेंस है उसके अंदर बदलाव आते के साथ ही उन गाइडलाइंस को बदला जाता है, अपडेट किया जाता है. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव मेड रिकमेंडेशंस ऑन अ नंबर ऑफ ड्रग्स. बहुत सारी ड्रग्स को लेकर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं. सो फार we have only one drug that has a big impact on mortality. Mortality पर, deaths पर जो big impact पड़ रहा है वो एक ड्रग का पड़ रहा है, और वो कौन सा है? And that is steroids. Steroids हैं जिनका big impact है deaths पर. Dexa, Metha, Sone. But again, it is important to note that it is only has an impact. अगले पार्ट में हम दूसरी जो कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं. तो आर्टिकल थोड़ा ही बचा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली स्टे ट्यून इन till the end of this video. It is important to note that it only has an impact when it is given to people who are in hospital receiving oxygen. So ये steroids भी लोगों को उसके साथ साथ हमें ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि steroids लोगों को तब दिए गए जब वो हॉस्पिटल में थे और उनको ऑक्सीजन दी जा रही थी. So it is given at the stage of the disease where there is inflammation that is preventing the oxygen from flowing from the lung. कि जब फेफड़ों से ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है उस समय steroids दिए जा रहे हैं. And it is given to reduce that inflammation. उस inflammation को कम करने के लिए दिया जा रहा है. It is important for people to understand that the wrong drug given at the wrong time can actually have more bad effects than good. और उनका मानना है कि गलत समय पर गलत दवाई देने से अच्छे से ज्यादा बुरे परिणाम सामने आते हैं. Many of the drugs commonly being used now, like doxycycline, azithromycin, and ivermectin, have not been shown to have any effect. और इनका कोई प्रभाव ही नहीं है. डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमिसिन और आइवरमेक्टिन का कोई प्रभाव ही नहीं है. इनका कोई प्रभाव नहीं देखा गया है. This is not what I am saying. This is Dr. Soumya Swaminathan saying. In fact, the WHO has provided a recommendation against the use of ivermectin, except in clinical trials, and also against the use of remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir, etc. साथ ही साथ और दूसरी जो ड्रग्स हैं उनके बारे में भी, उनके यूज के खिलाफ भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि हम आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमिसिन और बाकी जो दूसरी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इन सबको यूज ना करें. कंट्रीज नीड टू डेवलप नेशनल ट्रीटमेंट. कंट्रीज नीड टू डेवलप नेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस. कंट्रीज को जरूरी है कि वो अपनी नेशनल गाइडलाइंस बनाएं दैट आर एविडेंस बेस्ड, जो कि एविडेंस के बेस पे हों, फ्रिक्वेंटली अपडेटेड. उन गाइडलाइंस को समय समय पर जैसा ही एविडेंस में कोई चेंज आता है उसके आधार पर उसको अपडेट करें. एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर ईच कंट्री. और हर एक देश की अपनी एक
व्यवस्था होती है, अपना एक उसका सिस्टम होता है। सो देश काल परिस्थिति के अनुरूप ही अपनी प्लानिंग को प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट करें। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर विद यू थ्रू दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जनरल जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिले हैं। तो जाहिर तौर पर कंक्लूजन यही है कि 2021 के अंत तक लगभग 30% आबादी को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा, उसको वैक्सीन लग जाएगी और उसी के साथ कोरोना का जो एक्टिव फेज है वो खत्म होगा और 2022 के अंदर वैक्सीनेशन को रैंप अप किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा और एज पर WHO's एजेंडा somewhere around 60 to 80% population of the world would be vaccinated। 60 से 80% लोगों को वैक्सीन लग जाएगा पूरे विश्व भर में। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि अगले 6 से 18 महीने में वायरस किस तरीके से इवॉल्व होता है, वैक्सीन्स कितनी प्रभावशाली हैं, उन वैक्सीन्स का इम्यूनिटी, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी पीरियड कितना रहता है, पेशेंट्स का पर्सनल जो पेशेंट प्रोफाइल है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसी के आधार पर आगे चीज़ें प्लान की जाएंगी और जिसके मद्देनज़र ये प्लान किया जाएगा कि कोरोना को पूरी तरह से ध्वस्त कर पाएंगे हम या इसको कंट्रोल कर पाएंगे। With these words, I thank you all for watching this video. If you find that content given in this video is worth sharing, I request you to share it as much as possible. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे आप इसको शेयर करें and kindly like and subscribe TEC if you have not subscribed the channel. Thank you.